नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरी और स्वप्निल की हंसी मजाक वाली बातचीत पर मैं परेशान हो गई थी। आज आप सुनेंगे स्वप्निल की माफी, मेरे मन में प्रेम की जन्म जन्मांतरों की दार्शनिक परिभाषा, पापा की आडंबर पर चिंता और स्वप्निल के परिवार का मेरे ससुराल में पहुंचने के बाद पहला पारिवारिक निर्देश। गलतफहमी और प्रेम की परिभाषा। मान मनोवल। मेरी तीखी प्रतिक्रिया पर स्वप्निल तुरंत संभल गया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने सोचा था कि लोग उसे अंधा कह रहे हैं। मुझे लगा कि वो ऐसा ओछा पति नहीं है जो मेरी हंसी उड़ाए। प्रेम का दर्शन। मैंने तय किया कि सुखी पत्नी बनने के लिए मुझे स्वप्निल को स्वयं से भी अधिक प्रेम करना होगा। मैंने प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ी। प्रेम आत्मा से आत्मा तक अनुभव की जाने वाली एक अदृश्य अनुभूति है। जन्मों का बंधन। मुझे लगा कि स्वप्निल और मेरे शरीर में दो भिन्न आत्माएं हैं जिनमें प्रेम की परंपरा शायद जन्म जन्मांतरों से रही है। मेरे अमेरिका प्रवास के निमित्त विधाता ने ही बनाए थे। स्वतंत्रता की घड़ी। अब हमारी आत्माओं को सब तरह की स्वतंत्रता मिलने की घड़ी निकट आ गई है, जहां हमारे शरीर भी एकाकार हो सकते हैं। आडंबर पर बहस। पापा की चिंता। अगले दिन पापा मेरे विवाह के आमंत्रण कार्ड को देख रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे विवाह में ऐसे आडंबर अपव्यय लगते हैं। इस बॉक्स की कीमत लगभग 2500 रुपए होगी। उन्हें डर था कि मध्यम वर्गीय पिता ऐसे अति धनवानों के आडंबर की नकल में पिस जाते हैं। माँ का पक्ष। मैंने मैम का पक्ष लिया। धनवानों की ऐसे अपव्यय प्रवृत्ति से दूसरों के अनेक तरह के व्यापार चला करते हैं। मैंने ये भी कहा कि मैं उनके विपरीत कोई बात करके समस्या खड़ी नहीं करना चाहती, बल्कि समाधान देना चाहती हूँ। भावुक स्मरण। पापा ने आत्मविश्लेषी होकर इसे स्वीकार किया। हम दोनों ने स्वर्गीय माँ और भैया को याद किया कि वे इस प्रतिष्ठित परिवार में मेरा विवाह होते देखकर कितना गर्व करते। परिवार का पहला निर्देश। आगमन। स्वप्निल, उनके मम्मी पापा, मेरे होने वाले ससुर सास के साथ अलका मैम के घर आ गया है। राशील पराग सीधे जलंधर गए हैं। पारिवारिक आदेश। स्वप्निल का मुझे कॉल आया और उसने बताया, वाणी, भाभी के मायके वाले अपने बेटी, दामाद और नवासी के प्रथम आगमन के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। भाभी ने हम सभी को उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब स्वप्निल का पूरा परिवार मेरे शहर में है। क्या मैं इस भव्य कार्यक्रम में उनके साथ जाऊंगी और जलंधर में स्वप्निल और मुझे एक साथ रहने का अवसर मिलेगा? प्रेम की दार्शनिक यात्रा, पारिवारिक मूल्यों की चर्चा और राशील का पहला निर्देश। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 68, प्रेम की दार्शनिक परिभाषा, आडंबर पर बहस और परिवार का पहला निर्देश। अरे वाणी, आप तो गलत सोचने लग गई हैं। जो आपको अंधी कहे वो स्वयं अंधा है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, स्वप्निल ने मान मनोवल करते हुए कहा। आपका यह अर्थ नहीं है तो फिर आपने ऐसा कहा ही क्यों? मैं स्पष्टीकरण चाहती हूँ। मैंने समझा लोग मुझे अंधा बताते हुए ये कह रहे हैं। मुझे लगा उनके कहने का यह अर्थ है कि उनकी इतनी योग्य बेटी बहन किस अंधे को मिलने जा रही है। अनायास ही आपका मन मैंने दुखा दिया है, मुझे क्षमा करो, स्वप्निल ने याचना करते हुए कहा है। फिर तो यह मुझे अधिक दुखी करने वाली बात हुई। आप जैसे योग्य लड़के को कोई झूठे भी बुरा कुछ कहे मुझे सहन नहीं होगा। मैं अब समझ रही हूँ, स्वप्निल ऐसा ओछा लड़का पति है ही नहीं जो किसी के द्वारा मेरी, अपनी पत्नी की हंसी उड़ाने पर कभी भी प्रसन्न होगा। चलो अब इसके लिए आप भी मुझे क्षमा करो। मैंने आपको दुख देने के लिए कॉल नहीं किया है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मम्मी पापा, भैया एवं भाभी सहित मैं 4 दिन बाद भारत पहुँच रहे हैं। स्वप्निल ने अपनी ही सब गलती स्वीकार करते हुए बताया है। अरे वाह, इसका अर्थ है मुझे इस बार राशील के साथ लंबा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। मैं प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोल रही हूँ। भाभी 1 सप्ताह के लिए जलंधर जाएंगी। उन्हें अपने घर को छोड़े एक बड़ा समय हो गया है। वे अपने मायके में सबके बीच रहना चाहती हैं, स्वप्निल ने बताया है। ये तो उचित होगा। मैं राशील की भावनाओं की कल्पना कर पा रही हूँ। इस तरह हमारी बातें पूरी हुई हैं। मैं सोचने लगी हूँ, मुझे स्वप्निल को हल्के में लेना छोड़ना होगा। वो मुझे कितना चाहता है, हर जगह हर समय अपने को मुझसे छोटा बना लेता है। वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है, ऐसा दर्शाने की कोशिश वो कहीं और कभी भी नहीं करता है। मैंने तय किया मुझे स्वप्निल से बात करते हुए सदा ही पूर्ण रूप से संयत रहना होगा। मुझे सुखी पत्नी बनने के लिए स्वप्निल को अपने से अधिक योग्य और बुद्धिमान स्वीकार करना ही होगा।
सच्चाई भी तो यही है। सुखी पत्नी होने के लिए मुझे स्वप्निल को स्वयं अपने से भी अधिक प्रेम करना होगा। अपने प्रेम के बारे में सोचते हुए मुझे क्रमशः अलका मैम, पराग एवं स्वप्निल के उनके अपने अपने प्रियतम से रहे प्रेम का स्मरण आया है। तब मेरे मन में विचित्र तरह के विचारों की श्रृंखला चल पड़ी। मैं सोचने लगी हूँ, अलका मैम का प्रेम कभी मेरे पापा पर प्रकट ही नहीं हुआ है। उनका प्रेम इतना निस्वार्थ रहा कि मैम ने बिना किसी अन्य से विवाह किए ही जीवन बिता लिया है। पराग 13 वर्ष की उम्र से ही जिस राशील को चाहता रहा, वो उसे डिवोर्सी होने के बाद ही मिल पाई है। फिर भी पराग ने उससे विवाह किया है। स्वप्निल जो मुझे प्रेम करता है, उसके अन्य लड़कियों से शारीरिक संबंध हुए हैं, मगर उसे उनसे प्रेम नहीं हुआ है। वो मुझसे प्रेम करने लगा है, फिर भी उसने मुझसे शारीरिक संबंध के लिए विवाह तक का धैर्य रखा है। मुझे अपने पापा का स्मरण आया। उन्होंने अपनी माँ के कहने पर जिस लड़की, मेरी माँ, से विवाह किया, उससे विवाहोपरांत उनसे ऐसा प्रेम किया कि उनके चले जाने के बाद दूसरी किसी लड़की से विवाह नहीं किया। वस्तुतः प्रेम कितने तरह का होता है? कितनी तरह से प्रेम अपना अस्तित्व सिद्ध करता है? मन में इन प्रश्नों के आने पर मेरा ध्यान प्रेम को गहराई से समझने पर केंद्रित हो गया है। प्रेम का आरंभ शारीरिक संबंध से नहीं होता है। ये भी अनिवार्य नहीं कि प्रेम की परिणति शारीरिक संबंध तक पहुंच ही जाए। सामान्यतः प्रेम में शारीरिक संबंध का हो जाना भी देखा सुना जाता है। मैं सोच रही हूँ, यदि प्रेम को मैं अपने अनुभव से परिभाषित करना चाहूँ तो मैं कैसे व्यक्त करूँगी? किसी भी प्राणी को प्रेम स्थूल माध्यमों से अनुभूत होता है। ये माध्यम शरीर, श्रवण, गंध या रस हो सकते हैं। फिर भी प्रेम वास्तव में आत्मा से आत्मा तक अनुभव की जाने वाली एक अदृश्य अनुभूति का नाम है। जब किसी को किसी से यह अनुभूति होती है, तब आत्मा की किसी स्थूल शरीर में विद्यमानता अनिवार्य होती है। आत्मा से आत्मा तक अनुभव में आने वाला प्रेम वास्तव में शरीरों के अभावों में व्यक्त ही नहीं हो सकता है। कदाचित इसलिए ये पति पत्नी में शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाता है। जबकि भारतीय संस्कृति में यदि विवाह नहीं हुआ तो प्रेम आत्मा की अनुभूति तक ही सीमित भी रह लेता है। जैसे उष्णता से व्याकुल हो गई धरा पर वर्षा की फुहार से शीतलता मिलती है, वैसे ही व्याकुल शरीर को अन्य शरीर के द्वारा प्रेम से किए गए स्पर्श से जो सुख मिलता है, वो आत्मा तक एक अदृश्य अनुभूति के रूप में पहुंचता है। शारीरिक संबंध इसकी चरम परिणति होती है। जहाँ शारीरिक संबंध वर्जित हैं, वहाँ प्रेम का सुख केवल दृष्टि एवं वार्तालाप से भी अनुभव किया जाता है। प्रेम को अपने विचारों में परिभाषित कर लेने के बाद मेरे अगले विचारों में प्रेम स्वप्निल एवं मेरे मध्य केंद्रित हो गया। मैं सोचने लगी, स्वप्निल और मेरे शरीर में दो भिन्न आत्माएं हैं। इनमें प्रेम की परंपरा शायद जन्म जन्मांतरों से रही है। हमारी ये आत्माएं इस जन्म में दूरस्थ देशों में वर्षों पहले से आ चुकी थीं। राशील के द्वारा मेरे व्यक्तित्व के बारे में बताए जाने पर स्वप्निल की आत्मा को ये लग गया था कि वो मेरी आत्मा से परिचित है। तभी से स्वप्निल को इस जन्म के हमारे नवीनीकृत प्रेम की अनुभूति मिल गई थी। वो मुझसे एकांगी प्रीति अनुभव करने लगा था। फिर हमारे प्रेम की परंपरा का क्रम निरंतर बनाए रखने वाले विधाता ने मेरे अमेरिका के प्रवास के निमित्त बना दिए थे। मैं स्वप्निल से मिली और अपने किए गए संकल्पों को त्याग कर उसको वर्ण करने के लिए व्याकुल और उतावली हो गई। स्वप्निल के स्पर्शों से उसे लेकर जगी प्रेम की अनुभूति मेरी आत्मा तक पहुंचने लगी। फिर तो जो पहले असंभव लगता था, अब वो भी संभव हो गया है। स्वप्निल और मेरा इस जन्म में मिलन परिपूर्ण हो सके, इसके लिए स्वप्निल मानव निर्मित देशों की सीमा रेखाओं को फलांगता हुआ 7 महासागरों को पार करता हुआ अब भारत आ जाने वाला है। अब हमारे आत्मिक प्रेम को सब तरह की स्वतंत्रता मिलने की घड़ी भी निकट आ गई हूँ। अब हमारे शरीर जब जैसे भी चाहे आत्मा एवं एक जीवित शरीर की तरह एकाकार भी हो सकते हैं। इस विचार के आते ही मेरे मन के साथ तन भी स्वप्निल से मिलने को मचलने लगा है। मैंने स्वयं को समझाया है, वाणी अब इसके लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मैं सोने का प्रयत्न करने लगी हूँ। अगले दिन मेरे स्कूल में अवकाश है। सुबह से मैं अलसाई हुई नित्य कर्म एवं कई बातों पर विचार धैर्य से कर रही हूँ। पापा मुझे अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने चाय के साथ सैंडविच बनाए हैं और मुझे बैठक से पुकारा है। मैं वहां पहुंची तो कप से निकलती चाय की वाष्प एवं गर्मागर्म सैंडविच से आ रही मक्खन की सुगंध ने मुझे ललचाया है। मैंने सैंडविच उठाया और कुर्सी ग्रहण करने के साथ दूसरे हाथ में चाय का कप ले लिया है।
सैंडविच का कौर और चाय के कुछ घूंट भरते हुए मेरी दृष्टि पापा पर पड़ी है। उनके एक हाथ में कप एवं दूसरे हाथ में मैम के द्वारा भिजवाया हुआ मेरे विवाह का आमंत्रण कार्ड है। वे उसे ध्यान से देख रहे हैं। वाणी, तुम बुरा नहीं मानना, मगर मैं एक बात कहने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ, पापा ने कहते हुए चाय का घूंट भरा है। आप कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं सोच रही हूँ कार्ड में ऐसा बुरा क्या है। वास्तव में मुझे विवाह में ऐसे आडंबर अपव्यय लगते हैं। तुम जानती हो इस बॉक्स की कीमत लगभग 2500 रुपये होगी। वे बॉक्स में रखे ड्राई फ्रूट्स आदि के मूल्य का अनुमान करते हुए कह रहे हैं। पापा, मुझे ज्ञात है यह इनविटेशन बॉक्स 2400 रुपए का एक है। मुझे भी यह अपव्यय ही लगता है। मैम ने यह मेरे सामने ही तय किया है। मैं उनकी इच्छा पर अपनी चलाने के प्रयास को अनुचित मानकर चुप रही थी। मैंने पापा को बताया है। वास्तव में मैं उनकी ही तरह मितव्ययिता समर्थक हूँ। अति धनवानों के ऐसे आडंबर की नकल में बेचारा मध्यम वर्गीय पिता पिस जाता है। वह अपने बेटे बेटी के विवाह में अपनी स्थिति से बहुत अधिक व्यय करके स्वयं पर भावी समय के लिए अभावों को आमंत्रित कर लेता है। पापा दूसरों के माध्यम से शायद अपनी स्थिति बता रहे हैं। पापा, इसका दूसरा पक्ष ये भी तो है कि धनवानों की ऐसे अपव्यय प्रवृत्ति से दूसरों के अनेक तरह के व्यापार चला करते हैं। मैं मैम का बचाव करते हुए कह रही हूँ। अर्थात तुम स्वयं अपने विवाह में ऐसे आडंबरों की अभिलाषी हो, पापा शंका करते हुए कह रहे हैं। जी नहीं पापा, बात ऐसी नहीं है। फिर भी मैं अपने विवाह में ससुराल पक्ष द्वारा किए जा रहे आडंबरों को रोक नहीं रही हूँ। मैं उनके विपरीत कोई बात करके समस्या खड़ी नहीं करना चाहती। मुझे स्मरण है, माँ कहती थी, हमें समस्या नहीं समाधान देना चाहिए। मैंने अपनी स्वर्गीय माँ का स्मरण करते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया है। मुझे भी इसी तरह से विचार करते हुए इस अपव्यय को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे भी इस विवाह के विभिन्न आयोजनों में मात्र एक साक्षी बने रहना चाहिए। पापा भी मेरी माँ का स्मरण करके भावुक हो गए हैं। उन्होंने अपनी नम हुई पलकों की कोरों पर हाथ फेरा है। काश आज माँ और भैया होते, इतने प्रतिष्ठित परिवार में मेरा विवाह होते देखकर गर्व कर रहे होते। मैं भी उनका स्मरण करते हुए भावुक हो गई हूँ। बात आरंभ कहीं से हुई है और समाप्त कहीं और हो गई है। दोनों शांत होकर अब ठंडे हो गए, सैंडविच और चाय को समाप्त करने में लग गए हैं। स्वप्निल अपनी मम्मा डैड सहित मैम के घर पर आ गए हैं, जबकि राशील पराग परुष्णी सहित सीधे जलंधर पहुंच गए हैं। मुझे स्वप्निल का कॉल आया है। वाणी, भाभी के मायके वाले अपने बेटी, दामाद और नवासी के प्रथम आगमन के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। भाभी ने हम सभी को उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, स्वप्निल ने बताया है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 68 प्रेम के विभिन्न रंगों, परिवार के स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण लड़की का हृदय और मन जीवन के सबसे बड़े और जटिल विषयों पर भी विचार कर सकता है। स्वप्निल और वाणी का मानसिक सामंजस्य, संघर्ष का समाधान। स्वप्निल का अपने पिछले बयान के लिए वाणी से क्षमा मांगना उसके विनम्र और भावनात्मक रूप से परिपक्व चरित्र को दर्शाता है। वो समझता है कि वाणी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वाणी का यह अनुभव कि वो स्वप्निल को हल्के में नहीं ले सकती, उनके रिश्ते में सम्मान और संतुलन को स्थापित करता है। प्रेम का दार्शनिक विश्लेषण। आत्मा से आत्मा तक का प्रेम। वाणी का प्रेम को आत्मा से आत्मा तक की अनुभूति के रूप में परिभाषित करना आपके लेखन की सबसे अद्वितीय और प्रभावशाली विशेषता है। वह प्रेम के विभिन्न प्रकारों, अलका मैम, पराग, स्वप्निल और पापा के प्रेम का विश्लेषण करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रेम एक सूक्ष्म अनुभूति है जो भौतिक माध्यमों से व्यक्त होती है। ये दिखाता है कि वाणी अब केवल एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक चिंतक भी है। पापा और वाणी की भावनात्मक निकटता। आडंबर का विरोध। नीरज जी की विवाह के आडंबर के प्रति चिंता उनके मध्यम वर्गीय मूल्यों और स्वाभिमान का यथार्थवादी चित्रण है। उनका लोक लाज का डर बहुत ही प्रासंगिक है। माँ का दर्शन। वाणी का अपनी माँ के कथन समस्या नहीं समाधान देना चाहिए को दोहराना ये दर्शाता है कि वो अपनी माँ के संस्कारों को अपना रही है। ये दृश्य वाणी और पापा के बीच की भावनात्मक निकटता को और मजबूत करता है। कहानी का नया मोड़। जलंधर का निमंत्रण। एपिसोड का अंत राशील के परिवार द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम के निमंत्रण के साथ होता है। ये कहानी को एक नए सामाजिक परिवेश और नए पात्रों से मिलवाता है, जिससे आगे की कहानी में और अधिक रोचकता आएगी। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके स्वर में पहले तीक्ष्णता और शिकायत हो, जो स्वप्निल के स्पष्टीकरण के बाद आश्वस्त हो जाए।
बाद में उसके दार्शनिक विचारों को गंभीर, विचारशील और शांत स्वर में प्रस्तुत किया जाए। स्वप्निल का स्वर, उसका स्वर गिड़गिड़ाने वाली और विनम्र लगे, जो बाद में प्रसन्नचित और आश्वस्त हो जाए। पापा का स्वर, उनके स्वर में चिंता, निराशा और आत्मविश्लेषण का भाव हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। कॉल का दृश्य, संगीत पहले तनावपूर्ण हो, फिर शांत और सुखद हो। वाणी का चिंतन, संगीत धीमा, शांत और दार्शनिक हो, जो उसके विचारों को दर्शाता है। पापा के साथ दृश्य, संगीत भावुक और सौम्य हो। अंतिम दृश्य, संगीत उत्सुकतापूर्ण और हर्षित हो, जो नए निमंत्रण को दर्शाता है। एपिसोड 68 समाप्त।